अस्सलाम वालेकुम। GT3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। GT3 GT3 का क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि विच ऑफ these equations can be an equation of a line perpendicular to the line y is equals to x। ठीक है, तो हम सबको पता है कि y is equals to mx plus c होता है। ठीक है, और यहाँ पे m होती है स्लोप। जब यहाँ पे आप देखेंगे तो x कोएफिशिएंट आपको नजर आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन से इसकी स्लोप निकली 1। हम सबको पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप होती है नेगेटिव रेसिप्रोकल। उसने सवाल किया है कि नीचे दिए गए कौन सी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन की इक्वेशन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर होता है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो m2 जो कि L2 is perpendicular to L1। ठीक है, we need to find the equation of L2। ठीक है, तो लाइन 1 की स्लोप m1 मेरे पास 1 आ गई, तो m2 इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल करूंगा 1/1। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो -1 ये इसकी स्लोप आ गई। अब मैं ऑप्शन एप्पल में देख लूंगा कि इसकी स्लोप क्या है। इस हिसाब से y इक्वल्स टू 0। अब mx प्लस c होता है, यहाँ पे x वाली टर्म है ही नहीं, कोई x वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इसकी स्लोप तो 0 आ रही है, जबकि स्लोप आनी चाहिए -1। एप्पल कट गया। ठीक है, बॉल में कह रहा है x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म ही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, कैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। कैट में जब मैं y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म बनाने की कोशिश करूंगा और x को उधर भिजवाऊंगा तो y इक्वल्स टू -x, क्या आ गया इसको -1, और यही आनी चाहिए थी मेरी -1, तो कैट आंसर लगा दिया। ठीक है जी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 इज x, अगर पहला मल्टीपल 3 का जो है वो x है, तो 40th मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा। 40th मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब 40th मल्टीपल ऑफ 3 जब कहा है तो आप देखें, आप जो है वो x तो पहला मल्टीपल हो गया। अब आप उसमें क्या ऐड करेंगे, आप 40th पे पहुंच जाएं तो देखें, अगर 40 मल्टीपल्स होते सबके साथ +3 हो जाता तो मैं 40 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता, लेकिन मुझे देखे पता है कि पहला जो मल्टीपल है उसके साथ कुछ प्लस नहीं हो रहा, सिर्फ वो x है सिंपल। तो दूसरा इसका अगला जो होगा मल्टीपल 3 का, वो कैसे निकलेगा, x+3 से, फिर x+6 से, फिर x+9 से। ठीक है, +3 होता जाएगा सब में, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल चल रहा है। तो 40th मल्टीपल के लिए मैं यहाँ पे 39 एक कम करके मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा। ठीक है, एक कम करके मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, क्यों, क्योंकि पहला वाला मेरे पास बगैर किसी नंबर के ऐड हुए हुए है, तो बाकी कितने बचे 39। तो x प्लस 117 विल बी द 40th मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 द ग्राफ ऑफ अ लाइन इन द xy plane has slope 2 and the contains the point 0,5। slope 2 and contains the point 0,5। The graph of a second line passes through the points 2,4 and 4,2। दूसरी लाइन के बारे में दो पॉइंट्स दे दिए और पहली लाइन के बारे में पॉइंट और स्लोप दे दिया। तो यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। और इसी फॉर्मूले को आपको आपके जो है वो बताया गया होगा कि इसी फॉर्मूले को ओपन करते हैं, जो फिर ये 2 पॉइंट फॉर्म बन जाती है। कैसे, ये जो x माइनस x1 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और स्लोप का फॉर्मूला खोल देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इन दो फॉर्म्स को रखते हुए हम इक्वेशंस बनाएंगे इनकी। तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू m आ गया 2 और x माइनस 0। y1 रख दिया यहाँ पे और x1 रख दिया यहाँ पे। y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2x। तो अगर एक तरफ ही कर लूँ मैं पूरी इक्वेशन को, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से अगर मैं दूसरी इक्वेशन निकालूं तो y माइनस y1 4x माइनस 2। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे भी फॉरन रख दिया मैंने -4 और -2, और y2 ऊपर आएगा तो 2 और 4। तो यहाँ से बचेगा 4 माइनस 2 2, वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस 8, और ये x माइनस 2 इधर जाके -2 से मल्टीप्लाई।
तो -2x+4। ठीक है, इस इक्वेशन को भी अगर एक ही तरफ कर लें सबको तो 2x+2y, और ये -8 और -4+4 इधर आके -4 तो -12, और यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लूं मैं तो ये हो जाएगा x+y-6, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है। अच्छा, याद रहे कि उसने मुझसे पूछा क्या है, उसने पूछा मुझसे ये है कि अगर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं a, b पे तो a+b क्या होगा। ठीक है, अब इंटरसेक्शन पॉइंट हम सबको पता है कैसे निकालते हैं, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y निकालेंगे। ठीक है, जो हमारा हो जाएगा a, b, और उनको दोनों को ऐड करके आंसर बता देंगे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करते हैं, इन दोनों लाइन इक्वेशंस को जो है वो देखते हैं क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स और वाई निकालने हैं बस हमें। 2x - y + 5 = 0, x + y - 6 = 0। ठीक है जी, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ऐड कर दूंगा दोनों इक्वेशंस को तो y एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -1, तो x मेरा आ गया 1/3। ये x 1/3 में किसी भी इक्वेशन में डाल सकता हूँ, तो जरा ये आसान इक्वेशन है जिसमें नंबर छोटे छोटे हैं, तो मैंने इसमें डाल दी 1/3 + y - 6 = 0, y = 6 - 1/3, y = 3 6 18, 18 - 1 17/3 y आ गया। ठीक है, अब x + y ये होगा मेरे a, b। ठीक है, क्योंकि जो ये पॉइंट्स आते हैं इस पे जो है वो इंटरसेक्ट हो रहा होता है ये दो इक्वेशन। तो a, b = 1/3 × 17/3, उसने मुझसे a + b पूछा है, तो 1/3 + 17/3 = 1 + 17, 18/3 = 6 is your correct answer. What's the answer option of A, apple? ठीक है जी, क्लियर है। ये पूरा क्वेश्चन 3 जरा एक दफा देख लें। सबसे पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन 1 की लाइन 1 की इक्वेशन निकाली, फिर पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म लगा के लाइन 2 की इक्वेशन निकाली, उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, x निकाल लिया, x को पुट कर दिया पहली सेकंड इक्वेशन में, y निकाल लिया, दोनों को ऐड करके 6 आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन 4 पे चलें। क्वेश्चन 4 में वो कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ 5x - y if 6 is less than x and x is less than 10, और -5 is less than y और y is less than -2। अब देखिए, सबसे पहले तो मुझे 5x निकालना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से तीनों जगह। 30 is less than 5x and 5x is less than 50। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए 5x - y की मुझे रेंज बतानी है, तो एक दफा 5x - y को मुझे स्मॉलेस्ट करना होगा, और जब स्मॉलेस्ट करना होगा तो x मुझे रखना होगा स्मॉलेस्ट और y मुझे रखना होगा हाईएस्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर x स्मॉलेस्ट रखना होगा तो 5x स्मॉलेस्ट रखना होगा, तो 5x स्मॉलेस्ट यहाँ पे क्या है 30। अच्छा, अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि 30 क्यों ले रहे हैं सर, इक्वल टू तो लगा हुआ नहीं है, 30 नहीं ले सकते, तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन 30 यहाँ से एक्सक्लूडेड है ना, तो मेरा जो आंसर आएगा मैं उसको भी एक्सक्लूड कर दूंगा तो बात सही हो जाएगी। मतलब एक्सक्लूड मतलब जब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ, मेरे आंसर में भी इक्वल टू नहीं लगा हुआ होगा, तो आई कैन टेक 30। ठीक है, 30, और ये आ गया 5x की जगह पे माइनस। अब आप ये सोचे मुझे इसको स्मॉलेस्ट लेना था, मैंने ले लिया, y को मुझे हाईएस्ट लेना है, तो हाईएस्ट लेना है, तो आप सोच रहे होंगे कि यार y है -5 और -2 के बीच में, मतलब -4 हो सकता है, और मतलब -5 और -2 के बीच में, तो हाईएस्ट बड़ा नंबर तो -2 होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये माइनस माइनस इधर होके प्लस बना लेगा। ठीक है, ये माइनस इधर होके प्लस बना लेगा, तो मुझे जो y हाईएस्ट लेना था -2, तो वो अगर ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बना लेगा तो मुझे -2 लेना चाहिए, ना कि -5। क्यों?
क्योंकि देखिए अगर मैं -2 लूंगा तो आंसर आएगा 32, और अगर मैं -5 लूंगा तो आंसर आएगा 35। ठीक है, तो मुझे तो लोएस्ट चाहिए, तो मैं 32 के लिए -2 लूंगा, मुझे इसको अभी लोएस्ट बनाना है। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5x माइनस वाई, हम डायरेक्ट इनइक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं आंसर बनाने के लिए। ठीक है, अब आ जाए दूसरी तरफ, अब मुझे इसको हाईएस्ट लेना है, क्योंकि मुझे देखना है हाईएस्ट इसका 5x माइनस वाई हाईएस्ट क्या हो सकता है, और इसको लोएस्ट लेना है, ताकि ये जो नंबर हो ये बड़े से बड़ा हो और जो इसमें से निकलने वाला नंबर हो वो छोटे से छोटा हो। तो 5x जब हाईएस्ट लूंगा तो वो क्या आ जाएगा 50, और अब मैं रखूंगा -5, क्योंकि मुझे पता है कि -5 वैसे तो बहुत, मतलब मैं माइनस ज्यादा कर रहा हूं जहां पे मैंने कम माइनस किया, लेकिन ये जो बाहर वाला माइनस है ना, ये सारी कहानी उलट कर रहा है। इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है वो एक बड़ा नंबर लिया, इसको छोटा बनाने के लिए, और इसको बड़ा बनाने के लिए एक छोटा नंबर लिया माइनस में। क्यों? क्योंकि बाहर वाला माइनस पूरी कहानी चेंज कर रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 32 इज लेस देन 5x माइनस वाई एंड 5x माइनस वाई इज लेस देन 55। आंसर ऑप्शन बॉल इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल रहा है कि द लाइन L passes through the point 10, 20 and 20, 10. Which of the following is the equation of a line perpendicular to L? Perpendicular, सबसे पहले इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, y2 minus y1, 10 minus 20 upon x2 minus x1, 20 minus 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा -10 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा -1। अच्छा, अब ये तो इसकी स्लोप आ गई, लेकिन हमें पता है कि नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप होती है उस लाइन की जो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो वही जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन था, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और ये +1 आ गई उसकी स्लोप। अब हम नीचे दिए गए ऑप्शन में से चेक कर लेते हैं कि जब हम उसको y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसकी स्लोप क्या आ रही है। इसको जब y = mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी स्लोप -1 आ रही है। देखें, mx -1 कोएफिशिएंट है, जबकि हमें +1 चाहिए, तो 1 काट दें, 1 गलत हो गया, और 1 के कटने से कौन कौन से कट गए, एप्पल और कैट ऑप्शन कट गए। 1 के कटने से कौन कौन से ऑप्शन कट गए, एप्पल और कैट कट गए। अब आ जाए 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू, देखिए y उस तरफ गया, लेकिन मैं उस तरफ लिखूं एक इस तरफ लिखूं, एक ही बात है, इक्वल टू के, तो y उधर गया, प्लस का y हो गया, और ये 1 इधर आके माइनस का 1, तो x माइनस 1। अब देखें स्लोप क्या आ गई, +1, और मेरे पास यहाँ पे भी +1 चाहिए, तो एप्पल और कैट तो कट गए थे, बॉल और डॉग अभी भी बचे हैं। 2 सही साबित हो गया। अब चेक करना है 3 के बॉल आंसर है या डॉग, सिर्फ 2 सही है या 2 और 3 दोनों सही है। यह है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। इधर भी जब मैं y इक्वल्स टू mx + c की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू x + 1। यहाँ भी स्लोप क्या आ गया, 1। तो इसका मतलब 2 और 3 दोनों मेरे सही आंसर है। बॉल जो है वो कट गया, क्योंकि 2 और 3 मेरे दोनों सही आंसर है। डॉग इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है when 2x is subtracted from 48, when 2x is subtracted from 48, जब 2x को सब्ट्रैक्ट किया जाता है 48 में से, एंड द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब ये पूरा अब जो हो गया नया नंबर जो बन जाएगा, इज डिवाइडेड बाय x + 3, तो रिजल्ट क्या बनता है, 4। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। बहुत बहुत आसान हो गया ये, 48 माइनस 2x इज इक्वल टू 4x + 12। 2x उधर जाके 4x में ऐड होगा 6x, और 12 इधर जाके 48 में से माइनस होगा 36। 6 1 जा 6 6 जा, x इज इक्वल टू 6 इज योर करेक्ट आंसर, एंड दैट इज ऑप्शन कैट। ठीक है जी। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, द लीस्ट इंटीजर ऑफ अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज -30। द सम ऑफ दीज इंटीजर्स इज 66। देखिए हम सबको पता है -30 से +30 तक का सम 0। 31 पे गए, अच्छा एक मिनट, इवन तो नहीं बोला,
हाँ इवन बोला है, तो 31 पे नहीं जा सकते, 32 पे। सम कितना हो गया 32, क्योंकि बाकी सब तो कट गए थे, एक अकेला वाहिद बचा है, इसी का यही 32 सम हो जाएगा। हमें सम कितना बनाना है, हमें सम बनाना है 66। अगले नंबर पे गए 34, तो 32 प्लस 34 सम बन गया 66। तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी इंटीजर इन द सेट, तो हमें पता चल गया भाई ये सीरीज है, ठीक है, जिसका सम 66 होगा। अब हमें गिनना है कि कितने इसमें इंटीजर्स है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड सीक्वेंस। अब आप में से कोई ये भी सोच रहा होगा कि भाई ऐसे ही गिन ले हाथों पे, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा हाथों पे गिनना, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएं, ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। ग्रेटेस्ट क्या है भाई 34, लीस्ट क्या है -30। तो देखिए ये फॉर्मूले का माइनस और इस अलग से -30, ये ध्यान रखिएगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, इवन नंबर्स है तो कॉमन डिफरेंस 2 है प्लस 1। 34 प्लस 30 64 अपॉन 2 प्लस 1। 64 32 प्लस 1 33 नंबर्स हैं भाई इस पूरी सीरीज में, और आपका आंसर हो गया डॉग। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं, सॉरी 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट इंटीजर्स लेस देन 400 आर सच दैट 3 डिजिट are such that the sum of the hundred and units digit, the sum of the hundred unit tens hundred, sum of the hundred and unit digit is equal to the square of the tens digit। क्या कह रहा है, यूनिट और हंड्रेड का सम जो है वो 10 का स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले तो हम 10 रखते हैं ना, 10 सबसे 10 की जगह पे सबसे पहले आ गया 1, ठीक है। अच्छा, 10 की जगह पे 0 भी आ सकता था, लेकिन अगर 0 रखेंगे तो 3 डिजिट आप कुछ भी रख लें, 0 का स्क्वायर 0 नहीं बन पाएगा, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं 1 से। 1 रखते हैं तो हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब हमें इन दोनों का सम 1 बनाना है, तो इसका एक ही तरीका है कि यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, 110। तो 1 प्लस 0 क्या बन जाएगा 1, जो उसका स्क्वायर है 10 डिजिट का, ठीक है। अब इसको अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 011, और 011 अगर बन गया तो 3 डिजिट रहेगा ही नहीं, उसने हमें 3 डिजिट बोला है, और वो भी 400 से कम। तो हमारी नंबर रेंज क्या है जहां तक हम जा सकते हैं, 100 से लेके 399, क्योंकि उसने क्या बोला लेस देन 400, ठीक है। अच्छा जी, तो 1 के अलावा 1 के लिए इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरे पे आ जाए, ठीक है, अब हम रखते हैं 2, और 2 का स्क्वायर हम सबको पता है क्या होता है 4। तो अब हमें यूनिट और 100 डिजिट का स्क्वायर जो है वो इनका सम जो है वो 4 बनाना है। तो अगर मैं इधर 1 रखता हूं तो इधर मुझे 3 रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैं इधर 2 रखूं, अगर मैं इधर 2, इसको तो नहीं छेड़ सकते टेंस को, इन दोनों की बात कर रहे हैं, अगर मैं इधर 2 रखूं, मुझे सम बनाना है 4, तो मुझे इधर 2 रखना पड़ेगा। तो एक नंबर हो गया 132, ओ सॉरी, एक नंबर हो गया 123, ठीक है, और दूसरा नंबर हो गया 222। ये कौन से नंबर हैं जिनमें 100 और यूनिट डिजिट का सम बराबर होगा 10 डिजिट के स्क्वायर के। तीसरा नंबर अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं तो मुझे यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। तो तीसरा नंबर क्या हो गया 321, सही है जी। अच्छा, अब इससे आगे मैं जा नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 4 रखूं, 4 रखने की बात करूं तो वो इस रेंज से बाहर हो जाएगा, 400 की लाइन में चला जाएगा वो। तो अगले नंबर पे मूव ऑन कर जाए। अभी तक ऐसे 4 नंबर मिल चुके हैं हमें, एक 1 के लिए और 3 2 के लिए। आखिरी हम बात करते हैं टेंस 100 यूनिट, इसमें हम बात करते हैं 3 की। 3 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 9। अब हमें 100 और यूनिट डिजिट का सम क्या बनाना है 9 बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, बन गया 9 सम इन दोनों का। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, बन गया 9। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, बन गया 9, ठीक है। अब इससे आगे मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं इस रेंज से बाहर निकल जाऊंगा, सही है जी। और इससे आगे अगर 1 2 3 से आगे आप सोचेंगे कि सर 4 भी चेक करना पड़ेगा क्या, तो बेटा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 रखेंगे आपको उनका सम बनाना पड़ेगा 16। और 16 सम एटलीस्ट जब बनेगा जब दोनों 8 8 हो, और वो 8 8 होंगे तो वो 800 की लाइन में चला जाएगा, हमें तो 400 तक रहना है। तो एक यहां से मिल गया,
ऐसा नंबर 1 के लिए जिसका जो है वो सारी कंडीशन क्वेश्चन की अप्लाई होती है, इस पे एक यहाँ से मिल गया, 2 के लिए 3 यहाँ से मिल गए और 3 यहाँ से मिल गए। 3 नंबर, यहाँ के 3 नंबर कौन कौन से हैं देखें, 138, ठीक है, उसके बाद 237, 237, ठीक है, और उसके बाद 336। सही है जी। तो 1, 3 और 3, 7 इज योर करेक्ट आंसर। और 7 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, डॉग। 7 ऐसे नंबर है भाई, 3 डिजिट नंबर, 100 से लेके 400 से कम तक, जिनका जो है वो, अगर आप ये चाह रहे हैं कि 10 डिजिट का स्क्वायर बराबर हो 100 और यूनिट डिजिट के सम के, तो ऐसे नंबर 7 है 100 से 399 के बीच में। I hope it's clear now. Let's move on to the next question. अगर किसी को कोई सवाल में देखना हो तो वो वीडियो पॉज करके देख लिया करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 3 पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2y। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सबको पता होगा। तो क्या पूछ रहा है, x प्लस y क्या होंगे, ठीक है। जब हमें पता है बेसिस सेम हो रही होती हैं और वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2x प्लस 2y। और 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ। फिर हमें ये भी पता है कि जब बेसिस सेम होती हैं तो हम चुपचाप पावर्स को इक्वेट करा देते हैं, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, क्लियर। ऑप्शन बॉल। Let's move on to question number 10, boys and girls. The sum of 11 different integers is 0. भाई 11 different integers हैं, उनका sum है 0। तो कह रहा है what is the one least number of these integers that must be positive। भाई अगर 11 integers हैं और कह रहा है कि इनमें से ये, और उनका sum क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और इन सब का सम क्या है, इन सब का सम, इन सब का सम, इन सब का सम, इन सब का सम है 0। ठीक है। तो कह रहा है बता दो इनमें से एटलीस्ट कितनों को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यार बहुत आसान है। अगर यहाँ पे मैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 रख दूं, ठीक है, तो इन सब का सम बनता है -1, -2। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो बन जाएगा -55। तो ये जो मैंने एक खाली जगह छोड़ी है, अगर मैं इधर 1 + 55 भी रख दूं तो सम बन जाएगा ना 0। तो मैं कह सकता हूं भाई तुम ये लो 10 की 10 जगहें ले लो, ठीक है, तुम 10 की 10 जगहें ले लो, इन 10 की 10 जगहों पे मुझे तुम भले माइनस का नंबर रख दो, मैं सिर्फ एक जगह लूंगा और वहां पे तुम्हारे माइनस के सम के इक्वल प्लस में रख दूंगा, तो 0 सम बन जाएगा। तो वी जस्ट नीड एटलीस्ट वन पॉजिटिव नंबर, we just need at least one positive number for these 11 numbers whose sum is 0. So ball is your correct answer. I hope I am clear. अच्छा, ये जो 55 है ना, ये आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर आपने गौर से पढ़े होंगे तो आपको उसमें एक शॉर्टकट बताया होगा टीचर्स ने कि ये 55 कैसे है। ये 55 आपको याद होगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर में उन्होंने जरूर बताया होगा कि अगर 10 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं तो आखिरी होगा x + 9, या 11 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं तो आखिरी होगा x + 10। तो 1 से लेकर 10 तक का सम का शॉर्टकट उन्होंने जरूर आपको टीचर ने बताया होगा कि वो होता है 55। ठीक है, जल्दी से इसको समझने, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। अगला सवाल भी इसी, ये जो मैंने चीज बताई है कि 1 से लेकर 10 तक का सम अगर 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे आप तो 55 होता है। इसी तरह यहाँ पे तो हमने माइनस में किया तब भी -55 होगा। अगला सवाल भी इसी तरीके से होगा। अगले सवाल में कह रहा है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अपीयर इन द सीक्वेंस अबव एंड ईच पॉजिटिव इंटीजर के अपीयर्स इन द सीक्वेंस के टाइम्स। मतलब 1 है तो वो 1 दफा आएगा, 2 है तो वो 2 दफा आएगा, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, 3 है तो वो 3 दफा आएगा, 4 है तो वो 4 दफा आएगा, और 5 है तो वो 5 दफा आएगा, इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ।
In the sequence, each term after the first is greater than or equal to each of the terms before it. If the integer 12 of first appears in the sequence as the nth term, कह रहा पहली दफा 12 की शक्ल दिखी, 12 नंबर की पहली दफा शक्ल दिखी, मतलब आखिरी नंबर होगा 11, और आखिरी नंबर होगा 11 तो वो आया होगा 11 दफा, उससे पहले 10 होगा तो वो आया होगा 10 दफा, फिर होगा 9 तो वो आया होगा 9 दफा। इस तरह ये काम चल रहा है। तो बताओ ये जो होगा ये पूरी सीक्वेंस का कौन सा टर्म का नंबर क्या होगा, टर्म नंबर क्या होगा, nth टर्म कह रहा है ना, n पोजीशन पे पड़ा हुआ है, तो बताओ n क्या होगा। तो देखो भाई अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 10 तक का सम होता है 55, ठीक है। तो ये जो एक दफा आया, दो दफा आया, तीन दफा आया, चार दफा आया, तो ये 10 तक तो 55 हो गए प्लेसेस, 55 प्लेसेस फिल हो गई, ठीक है। फिर ये 11 भी आया तो 55 प्लस 11 66 प्लेसेस फिल हो गई। तो जब 66 प्लेसेस फिल हो गई तो उसके बाद 12 जो होगा वो 67 जगह पे पड़ा हुआ होगा। यार बहुत आसान है, कैट आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 किया। वो मुझे कंसेक्यूटिव इंटीजर से एक शॉर्टकट पता है कि 55 जो है वो उनका सम होता है, वह 1 से लेकर 10 तक अगर आप सब नंबर्स को ऐड कर दें, और उसके बाद जब 11 भी 11 दफा आएगा तो उसके 11 और ऐड कर दे, 66 हो गया। तो जो 12 की पहली जगह होगी वो 67 पोजीशन होगी, ठीक है जी। क्वेश्चन 12 में कह रहा है बी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बी ए से बड़ा है और जो छोटा नंबर है ए वो भी 0 से बड़ा है। इसका मतलब पहली बात तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। उसके बाद हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। जब ये दोनों पॉजिटिव है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन ए अपॉन बी, कौन सा नंबर ए अपॉन बी से लेस होगा, ठीक है। अब इसमें आप एक छोटी सी चीज कर लें, आप इसमें छोटी सी चीज ये कर लें कि आप इसको सपोज कर लें 1/2 और फिर चेक कर लें। अगर आपने इसको सपोज कर लिया 1/2 तो ऑप्शन ए का आपका आंसर जब सिंप्लीफाई करेंगे ए अपॉन बी की जगह पे आप 1/2 रखेंगे तो आएगा वो 1, ठीक है। इनमें से देख लेंगे सबसे 1/2 से छोटा कौन सा है। उसने पूछा है सवाल में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 1 ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी तो 1/2 है। क्या एप्पल 1 जो है वो इससे छोटा है, नहीं है, एप्पल कट गया। बॉल चेक कर लेते हैं बी अपॉन ए, बी अपॉन ए इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, 2 क्या है 1/2 से छोटा है, नहीं है, कट कट गया। कैट चेक कर लेते हैं 1 डिवाइड बाय ए अपॉन बी, ए अपॉन बी मतलब कि 1/2, फिर दोबारा 2 आ गया, ये भी कट गया क्योंकि ये भी 2 भी 1/2 से छोटा नहीं है, ठीक है। डॉग आ गया ए अपॉन 2 बी मतलब 1/2 और इसके साथ ये 2, तो अब 1/4 आ गया। 1/4 होता है 0.25 और ये होता है 0.5। अब हाँ वाकई डॉग छोटा है इससे, तो डॉग इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब मैंने 1/2 सपोज किया, आप चाहें तो 1/4 सपोज कर लें, 1/8 सपोज कर लें, बस ए को बी से छोटा रखिएगा जो उसने सवाल में बोला हुआ है, बाकी कुछ भी सपोज कर लें और इसमें डाल के देख लें, हमेशा आपका आंसर डॉग ही सही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 में वो कह रहा है आपको कि और से समझिएगा ये 20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20। भाई अब मैं शुरू करूंगा यहां से। देखो ये जो है √20 ये क्या होगा 4 पॉइंट समथिंग, क्यों, क्योंकि √16 होता है 4 और √25 होता है 5, ठीक है। और ये इन दोनों के √16 और √25 के बीच में है, तो ये होगा 4 पॉइंट समथिंग। और से देखते रहिएगा जब ये 4 पॉइंट, अच्छा फिर ये अंडर रूट खत्म हो गया, अब इसके नीचे आ गए ये दोनों। अब ये जब 4 पॉइंट समथिंग इसमें ऐड होगा तो ये बन जाएगा 24 पॉइंट समथिंग। अब मुझे पता है 25 नहीं है ये, लेकिन मैं अभी अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 25 बन गया, ये अंडर रूट से बाहर आके 5 हो गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग ही होगा। फिर ये दोबारा यही साइकिल रिपीट हुआ, 4 पॉइंट समथिंग इसमें ऐड हुआ, बाहर आके 24 पॉइंट समथिंग बन गया, तो अप्रोक्सीमेटली 25 बन गया। तो सुनते रहिए बस के 4 पॉइंट समथिंग फिर बाहर आ गया, फिर 24 पॉइंट समथिंग बन गया इससे ऐड होके, ठीक है। तो अब इसके साथ इवेंचुअली 4 पॉइंट समथिंग बाहर आया और 4 पॉइंट समथिंग जो कि 25 के अप्रोक्सीमेटली सबसे करीब करीब होता है। तो समझ लें आप कि
आखिर में मैं आके लिख रहा हूँ 20 प्लस 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो ये हो गया 24 पॉइंट समथिंग। बस यहां तक आ गए, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बॉल, भाई क्या कहते हैं, चलो बॉल से नहीं एप्पल से शुरू करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं, एप्पल से शुरू करते हैं, ठीक है। तो √20, ये √20 तो सीधा सीधा नहीं है, मुझे पता है, ठीक है। कैट, कैट चेक करते हैं। 10, 10 भी, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 24 पॉइंट समथिंग का अंडर रूट कभी भी 10 हो ही नहीं सकता। डॉग, डॉग कह रहा है कि 4√2, 4√2, हमें हम सबको पता है कि 4 और √2 होता है 1.414, तो ये कम से कम चले 1.5 तो होता है, इसका 6 होता है ना, 6 के करीब करीब होगा, ठीक है। और 6 के करीब करीब जो है वो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि √36 थोड़ी है, ये √24 है, ठीक है। ये तो 5 से भी पहले है, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे क्लोजेस्ट बॉल 5 आपका आंसर, ठीक है। आई नो 25 ये पूरा नहीं है, लेकिन दिस इज द बेस्ट चॉइस अमंग दीज 4, क्योंकि बाकी 3 तो कैंसिल आउट हो गए, आपने खुद किए। Question number 14. If a man can perform a journey of 275 miles in 4 days of 11 hours each, miles are 275 और hours की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 11 hours of, और 4 दिन, तो ये टोटल 44 hours बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब कह रहा है देन हाउ मेनी डेज ऑफ 8 hours, हाउ मेनी डेज ऑफ 8 hours, हाउ मेनी डेज, 4 जहां था डेज वहां पे एक्स आ गया, 8 आवर्स 11 जहां आवर्स थे वहां पे 8 आवर्स आ गए, उसमें कितने माइल्स करने हैं, 450 माइल्स करने हैं। भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ज्यादा माइल्स करेंगे तो ज्यादा घंटे चाहिए होंगे, ठीक है। तो 275 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 450, ठीक है। अच्छा जी, बहुत आसान है, 4 वन जा 4, 2 जा, ठीक है, 2 वन जा 2, 225 सर, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो 275 है उसको उधर भिजवा दें, 11 × 225 अपॉन 275, ठीक है। 25 से अगर काट रहे हैं, 9 जा 11 जा 11 वन जा 11 वन जा, देखिए आपने आईबीए में कभी भी इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, किसी को ऐसे ही पड़े रहने देना है, क्योंकि देखें आप यकीन करें ये कट रहे होंगे और आपके सामने है कि ये कट गए, ठीक है। तो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना, ये हार्ड वर्क हो जाएगा, ये हार्ड वर्क नहीं करना, आईबीए को स्मार्ट वर्क करने वाले चाहिए। तो वी नीड 9 days to cover 450 miles. If we drive 8 hours per day, then we need 9 days to cover a 450 miles, ठीक है जी। ये आपका क्या है, एप्पल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 तो पढ़ने से ही हो जाएगा। आउट ऑफ 12 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, हाउ मेनी वेज आर देयर टू चूज 3 बॉयज। तो भाई टोटल 12 बॉयज हैं, 12 सी 3, चूज कितने करने, 3 बॉयज, तो 12 सी 3, और गर्ल्स एक भी चूज नहीं करनी, तो मल्टीप्लाई बाय 4 C0। कौन सा ऑप्शन है, कैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन 16 कह रहा है एन इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड एन और इंटीजर ग्रेटर देन 5। एन जो है वो 5 का मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब 5 10 15 20 जो 5 के टेबल में आते हो, और ग्रेटर देन 5 है, तो पहला नंबर 5 वन जा 5 नहीं हो सकता, 5 टू जा 10 हो सकता है, पहला नंबर 10 हो सकता है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 5। भाई जब वो हैं ही 15 20, जब मल्टीपल बोला है तुमने 5 के, तो जब 5 से डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर तो कुछ आएगा ही नहीं, रिमाइंडर तो कुछ आएगा ही नहीं, रिमाइंडर होता है बच क्या रहा है, ये होता है क्वोशंट, ये क्वोशंट होता है, रिमाइंडर मतलब कि कुछ बच रहा है। अगर ये 16 होता तो 1 रिमाइंडर आता, अगर ये 22 होता तो 2 रिमाइंडर आता। रिमाइंडर और क्वोशंट में हमेशा फर्क याद रखिएगा। तो भाई कभी भी रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो 5 के मल्टीपल है और उनको हम 5 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। डॉग 0 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 17,
In a class, 20% of the students are greater than 200 pounds. Greater than 200 pounds. कितने बच्चे हैं भाई? 20%. जितनी भी बड़ी क्लास है उसका 20% greater than 200 pounds. While 25% of the remaining 25%, चलो एक मिनट पहले पढ़ लेते हैं, less than 100 pounds. Less than 100 pounds. 100 pounds. रिमेनिंग क्या है? 80% रिमेनिंग था, उसका 25% जो है वो 100 पाउंड से कम है। तो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु आर, देखो भाई 200 से ज्यादा वाले हो गए, ठीक है, और 100 से कम वाले हो गए। वो कह रहा है इन ये बीच का बता दो, ये बीच का बता दो, ठीक है। क्या कह रहा है? फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ पीपल हु आर 100 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 200 पाउंड। 100 और 200 के बीच वाले मांग रहे हैं। अब देखिए भाई, आपको बताया गया होगा कि परसेंटेजेस में, कि अगर कभी आपको सिर्फ परसेंटेजेस में बात हो रही है कि ये परसेंट इतना, कभी भी आपको ना क्वांटिटी गिवन है, ना पैसे गिवन है, ना कुछ गिवन है, आप अपनी आसानी के लिए 100 ले लो कि 100 बच्चे थे, 100 बच्चों में से 20, क्योंकि 20% क्या थे? ग्रेटर देन 200 पाउंड, तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद 80% जो बचे उसका भी 25%, तो जो 80 बच्चे बचे थे उसका भी 25%, मतलब कि 1/4, कितने हो गए? 20 बच्चे ये हो गए जो क्या थे? लेस देन 100 पाउंड थे, ठीक है। तो 20 और 20 40 बच्चे 100 में से कम हो गए, ठीक है। 20 और 20 40 बच्चे जब 100 में से कम हो गए तो बचे 60 बच्चे। अब उसने फ्रैक्शन पूछा है, फ्रैक्शन हमें पता है कि क्या होता है? पार्ट अपॉन होल, तो पार्ट आएगा ऊपर, होल आएगा नीचे। 100 बच्चे थे टोटल, 3/5 is the fraction of the students who weighs between 100 pounds and 200 pounds. क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर है 3/5 एप्पल, ठीक है। गौर से समझिएगा, 100 बच्चे थे, उसमें से 20%, मतलब के 20 बच्चे हो गए ये 200 वाले, और फिर रिमेनिंग का 25%, 80 बच्चे बचे, उनका 25%, मतलब 1/4, 80 का 1/4 होता है 20, तो 20 और 20 40 बच्चे हो गए, बाकी बचे 60 बच्चे, 60/100 किया, 3/5 उसका फ्रैक्शन हो गया, जो बच्चे 100 और 200 के बीच में, ठीक है जी। क्वेश्चन 18, अब क्वेश्चन 18 ऐसा क्वेश्चन है जो हार्ड वर्क और, सॉरी क्या आप लोगों को अगर दिखा नहीं तो ये देख लें प्लीज, सॉरी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 18 ऐसा क्वेश्चन है जो हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर्स में डिस्टिंग्विश करता है। क्वेश्चन 18 में f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2, और ऐसे लिख रहा हूं मैं, डिवाइड बाय मैं ऐसे लिख रहा हूँ, किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उससे मुझसे पूछा f 1000 की पावर 1000 बता दो। अब ये बहुत अजीब सा नंबर है, अगर मैं x की जगह पे 1000 की पावर 1000 रखूंगा तो इधर ये 1000 की पावर 1000 और 2000 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, फिर ये 1000 की पावर 1000, फिर ये 1000 की पावर 2000 हो जाएगा। तो इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ जरा। 3x स्क्वायर प्लस x अपॉन 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, चाहिए था। एलसीएम लिया, 2 6x स्क्वायर प्लस x डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया 2x 6x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर। मैं दोनों के नीचे अलग अलग लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, ब्रेक कर रहा हूँ डिनोमिनेटर को। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, x से x कैंसिल, तो 1/2x। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, ये f ऑफ x था। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं f ऑफ 1000 की पावर 1000, तो x जहां भी है वहां पे 1000 की पावर 1000 आ जाएगा, ठीक है। और अब आप एक बात देखो, ये 1000 की पावर 1000 कितना बड़ा नंबर होगा, ठीक है, कितना बड़ा नंबर होगा ये, और वो 1 को डिवाइड कर रहा है, तो ये बहुत कोई छोटा नंबर आएगा, 0.0000, बहुत कोई छोटा नंबर आएगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। जब बहुत ज्यादा कोई छोटा नंबर आएगा और 3 में आके ऐड होगा तो वो ऑलमोस्ट 3 ही रहेगा, हमेशा 3 ही रहेगा, और आपका आंसर आएगा कैट, ठीक है जी। आपका आंसर क्या आएगा? कैट।
ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 3 डाइस हैं। ठीक है, कितने डाइस हैं? 3 डाइस आर रोल्ड, हाउ मेनी टोटल आउटकम्स आर पॉसिबल? भाई हमें पता होता है कि नंबर ऑफ फेसेस और नंबर ऑफ डाइस वो करते हैं। और अगर यहाँ पे 3 डाइस की बजाय कहता है एक ही डाइस को 3 दफा रोल किया है, तब भी जो है वो यही होता, नंबर ऑफ डाइस की जगह पे यहाँ पे, मतलब कहने का मकसद है नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है यहाँ पे। तो एक डाई में कितने फेसेस होते हैं? 6, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और डाइस कितना हमारे पास? 6 पावर 3। बॉल इज योर करेक्ट आंसर। अगर कॉइन होता तो यहाँ 2 आ जाता, क्योंकि उसके 2 फेसेस होते हैं, हेड्स और टेल्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 32 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 32 साल बाद, बॉब विल बी 5 टाइम्स। एक मिनट रुक जाओ पहले इधर ही, बॉब में 32 ऐड कर दिया सबसे पहले, बाद में पढ़ेंगे कुछ भी। बॉब विल बी, हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल बी हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल्स टू हो गया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स एज ही वॉज 8 ईयर्स अगो। अपनी कौन सी 8 साल पहले वाली एज का 5 टाइम्स होगा बॉब कितने साल बाद? 32 साल बाद। कितने साल पहले वाली एज का? 8 साल पहले वाली एज का। ठीक है जी, कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बॉब, बी मालूम करना है। भाई बहुत आसान हो गया, इससे आसान तो कुछ देखा ही नहीं है आज तक हमने। 5v माइनस 5 8 40। ठीक है, 5v में से b आके माइनस हुआ, 4b हो गया, 40 उधर जाके 32 में ऐड हुआ, 72 हो गया। तो b इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आ जाएगा? 18। बॉब 18 साल का है अभी। बॉल इज योर करेक्ट आंसर। कह रहा है आबिद, असद एंड अली रैन अ रेस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, आबिद, अच्छा आपने देखा होगा ना, जो प्लेयर्स खड़े होते हैं रेस करने के लिए, वो जरा ऐसे खड़े होते हैं, गोल ट्रैक होता है, तो आबिद, असद और अली ऐसे खड़े होते हैं प्लेयर्स। ठीक है, ये यहाँ से भागना शुरू करेगा, ये यहाँ से भागना शुरू करेगा, ये थोड़ा कर, ठीक है। अच्छा, तो आगे क्या कहता है? 1000 मीटर की रेस है। इफ आबिद गिव्स द स्टार्ट टू असद, अब ये जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है ना, इसकी बात कर रहा है। आबिद ने असद को स्टार्ट दिया 50 मीटर्स का, ये रहा, ये आ गया 50 मीटर्स, ये वाली लाइन। ठीक है, फिर और आबिद ने उसको कितना दिया? अली को 69 का, 69 मीटर्स। तो ये यहां से लेके यहां तक का पूरा 69 की बात कर रहा है। तो यार असद ने अली को कितना दिया स्टार्ट? व्हाट इज द स्टार्ट गिवन बाय असद टू अली? तो भाई 69 माइनस 50 कर दो यार, सीधा सीधा 19 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 22 बहुत गौर से समझने सुनने वाला सवाल है, कुछ लिख के नहीं करना, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन 22 में कह रहा है इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। अगर ए और बी दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके 30 डेज में काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एंड दे वर्क फॉर 20 डेज, लेकिन उन्होंने काम किया 20 डेज। ए एंड बी वर्क 20 डेज, तो वर्क डन इन 20 डेज क्या हो जाएगा? वर्क डन इन 20 डेज कितना हो जाएगा? वर्क डन इन 20 डेज, अगर 30 दिन में काम करना था, उन्होंने 2/3 दिन में काम किया है, तो वर्क डन 2/3 हो गया। अब 1/3 वर्क बचा, 10 दिन का काम बचा, और वो 10 दिन का काम, पहले एक दफा चलो सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। फाइंड द टाइम ऑफ ए अलोन इफ ए डिड द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज। जो 10 दिन का काम बचा था, रिमेनिंग वर्किंग डेज इफ ए एंड बी बोथ वर्क, अगर दोनों काम करेंगे तो कितने दिन का काम बचा था? 10 दिन का। ठीक है, और अली ने, अली टुक डेज टू कंप्लीट द वर्क अलोन।
जो 10 दिन का काम था, जो अगर ए और बी दोनों मिलके करते, उसके लिए अली ने कितना टाइम लिया? 20 दिन, मतलब कि डबल का टाइम लिया। तो कह रहा है अगर अली शुरू से अकेले काम करता तो कितना लेता? तो भाई इसका डबल लेता, तब भी 60 डेज आंसर। जब उसने 10 दिन का बचा हुआ काम, जब जो 10 दिन मतलब ए और बी अगर दोनों करते तो वो 10 दिन मजीद लगते उनको। बी चला गया, ए ने अकेले वो काम किया तो 20 दिन में किया, डबल दिनों में। तो अगर शुरू से अकेले करता तो तब भी भाई इसका डबल करता, सीधी सी बात है। एप्पल आंसर। ठीक है, गौर से सुन समझिएगा इसको, एक दफा दोबारा सुन लें। ए और बी ने अगर वो सात काम करते रहते तो 30 दिन में वो काम पूरा कर लेते, 30 डेज में। उन्होंने 20 दिन काम किया, तो 10 दिन का उनका काम बचा हुआ था, और अली ने वो काम अकेले 20 दिन में किया। तो हमने ये सोचा यार अगर अली डबल टाइम ले रहा है अकेले करने में, तो अगर शुरू से अकेले करता तब भी डबल टाइम लेता। यही उसने पूछा था उससे कि फाइंड द टाइम इफ ए अलोन ऑफ ए अलोन। ठीक है, अब कह रहा है फोटोकॉपी शॉप ए, फोटोकॉपी शॉप ए charges at fixed price of $3 plus 5 cents, $3 plus 5 cents per page। ये जो फिक्स प्राइस है 3, इसका पेजेस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जो 5 सेंट्स है इसका पेजेस से जरूर ताल्लुक है। ठीक है, while photocopy shop B charges $2 plus 7 cents। ठीक है, 0.07 क्यों लिख रहा हूँ सेंट्स को? क्योंकि $1 में 100 सेंट्स होते हैं, और हम डॉलर से बात करें क्योंकि 3 और 2 डॉलर्स में, तो ये भी डॉलर्स में लेके आने पड़ेंगे, 5 और 7 सेंट्स। ठीक है, तो कह रहा है फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस इज फोटोकॉपी शॉप बी चीपर देन फोटोकॉपी शॉप ए। भाई देखें, एक बात सुने, शुरू में तो आपने ये देखें इसकी फिक्स प्राइस ज्यादा है और इसकी फिक्स प्राइस कम है। आपको देखने से लग रहा होगा यार ये सस्ती है, लेकिन भाई इसकी पर पेज प्राइस ज्यादा है, इसकी पर पेज प्राइस ज्यादा है। तो उसने कहा है कि कितने पेजेस तक, फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस इस फोटोकॉपी शॉप बी, ये चीपर है। ठीक है, ये क्या है? चीपर है दूसरी फोटोकॉपी शॉप से। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों के इसको इक्वल रख देते हैं। ये नंबर ऑफ पेजेस है, एक्स इज नंबर ऑफ पेजेस, ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ पेजेस। हम इन दोनों को इक्वल रख के ये निकाल लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेजेस, किस नंबर ऑफ पेजेस पे आके इन दोनों की जो है वो प्राइस इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो 3 में से 2 आके माइनस हुआ 1, और 0.07 और 0 जो है वो 0.07 एक्स में से अगर आके 0.05 माइनस होगा एक्स, तो क्या बचेगा? 0.02 एक्स। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 0.02 इज इक्वल टू एक्स। दो प्लेसेस पॉइंट आगे जाएगा, जब इसको आगे ले जाएंगे तो ऊपर दो जीरोस बढ़ गए और नीचे 2 आ गया। तो 50 आंसर आ गया कि 50 पे आके इनकी कॉस्ट इक्वल हो जाती है। अगर 50 पेजेस पे आगे इनकी कॉस्ट इक्वल हो जाती है, तो 49, एक पेज पीछे तक, 49 पेजेस तक पीसी शॉप बी इज चीपर। ठीक है, अब ये कैसे पता चला कि सर 49 पे ही हो सकता है, मतलब पीछे की तरफ जाना है? तो भाई देखें, आप इधर 1 रख के देखें, जब इधर 1 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2.07, और यहाँ पे आएगा 3.05। इसका मतलब फोटोकॉपी, जब एक पेज है तो फोटोकॉपी शॉप ए महंगी है और फोटोकॉपी शॉप बी सस्ती है। तो यही तो उसने हमें कहा है। अब जब इक्वल हो गया, ठीक है, उसके बाद से बिहेवियर हो जाएगा चेंज। ठीक है, इक्वल हो गया तो बिहेवियर हो जाएगा चेंज। अब आप 51 जब रखेंगे तो फोटोकॉपी शॉप बी जो है वो आपको महंगी पड़ेगी और ए जो है वो आपको सस्ती पड़ेगी। जब आप 51 रखेंगे उससे बिहेवियर हो गया चेंज, 50 पे दोनों आ गए इक्वल, और 49 से पहले बी चीपर थी, अब 51 पे बी एक्सपेंसिव हो जाएगी और ए चीपर हो जाएगी। सारा फर्क इसका है। ठीक है, ये पर पेज प्राइस का, पर पेज प्राइस इसकी कम थी लेकिन इसकी फिक्स ज्यादा थी, तो ये शुरू में महंगी पड़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ा, तो पर पेज प्राइस इन दोनों के मुकाबले में इसकी कम है, तो ये चीपर हो जाएगी 51 पेजेस ऑनवर्ड्स, और ये एक्सपेंसिव हो जाएगी क्योंकि इसका पर पेज प्राइस ज्यादा है। ठीक है जी, तो आपका 49 आंसर हुआ, 49 आपका ऑप्शन है बॉल। क्वेश्चन 24 थोड़ा सा एक ही काम एक दो बार करना पड़ेगा, 0.4
और ए एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 2 मॉड्यूलस ए और एन माइनस वन। जी, तो अब हमें निकालना क्या है, ए की पावर, मतलब ए सब A5 निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इधर ए जीरो रखा, एन की जगह पे जीरो रखा, तो यहाँ भी ए एन की जगह पे जीरो माइनस वन, तो ये A1 मेरे पास क्या आ गया 2, ए की ए जीरो में रखूंगा, मेरे पास गिवन है सवाल में 0.4, मॉड से बाहर आएगा 0.4 ही रहेगा, मॉड सिर्फ नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए रखा गया, तो 0.4 इंटू टू 0.8, 0.8 माइनस वन 0.2 आ गया मेरे पास A1। अब दोबारा मैं ये काम रिपीट करूंगा, A1 आ गया 0.2, अब मैं n की जगह पे 1 रखूंगा, तो 1 प्लस 1, अब मैं A2 फाइंड करूंगा। ठीक है, ये बार बार यही काम होगा जब तक A5 नहीं बन जाता। ठीक है, तो A2 मेरे पास आ गया 2, और 0.2 मॉड के अंदर माइनस वन, तो ये जब बाहर आएगा 0.2 इंटू टू 0.4, 0.4 माइनस वन क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा भाई, माइनस का होगा, माइनस का होगा, फर्क कोई नहीं पड़ा क्योंकि मॉड से पॉजिटिव हो जाएगा। 0.2 इंटू टू 0.4, 0.4 माइनस वन 0.6, A2 हो गया 0.6। ठीक है, अब हमें A2 मिल गया, अब हमें A3 की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे n की जगह पे 2 रखा प्लस 1, देखिए फॉर्मूला हर जगह यही हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला हर जगह यही यूज हो रहा है, और यहाँ पे A2 माइनस 2 माइनस 0.6 माइनस वन 0.6, जब बाहर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड से कोई भी चीज, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पॉजिटिव हो जाएगी बाहर ब्रैकेट में आके। ठीक है, और यहाँ तो ठीक है, यहाँ भी कर देता हूँ, ये बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगी 0.6 माइनस वन, तो 1.2 माइनस वन 0.2, A3 मिल गया मुझे 0.2 का। ठीक है, A2 A3। ठीक है, अब एक और बार करेंगे, A4 निकालेंगे, फिर A5 निकालेंगे। ए पहले ये क्या मिल गया, A3 मिल गया 0.2। ठीक है, ए क्या है मेरे पास n प्लस वन, तो 3 मिला हुआ है ना, तो 3 प्लस वन रखूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2A3 मॉड में माइनस वन, 2A3 मॉड में माइनस वन, 2 मॉड में 0.2 माइनस वन, 2 बाहर आ गया मॉड से, पॉजिटिव था पॉजिटिव ही रहा, 0.4 माइनस वन 0.6 माइनस का, A4 मिल गया, A4 आ गया माइनस का 0.6, तो अब मैं रखूंगा A4 प्लस वन इज इक्वल टू 2A4 माइनस वन, A5 आखिरी मेरा काम ये रह गया 2, A4 क्या है मॉड के अंदर माइनस 0.6, मॉड से बाहर आके पॉजिटिव माइनस 0.6 प्लस 0.6 हो गया, मॉड से बाहर आके माइनस वन, 0.6 इज 1.2, 1.2 माइनस वन इज 0.2 इज माय आंसर। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? 0.6 क्या होता है भाई, 3/5 होता है, ओ 0.2 आया ना मेरा आंसर, 0.2 इज फ्रैक्शन में 1/5। ठीक है, तो कैट इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 बहुत आसान है, क्वेश्चन 25, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, b प्लस सी बोला हुआ है, दूसरी इक्वेशन c प्लस बी मैं लिख रहा हूँ इसको, इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 42, और मांगा हुआ है मुझसे c। ठीक है, बहुत आसान है, मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बी बी कैंसिल, a माइनस सी मेरे पास आ गया -8। ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, a माइनस सी इज इक्वल्स टू -8, और a प्लस सी इज इक्वल्स टू 42। अब मैं अगर देख रहे हैं मुझे c चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए c, अगर मैं
इनको ऐड कर दूंगा तो सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं सी सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, ताकि ए कैंसिल हो, -2c, -2c की टेंशन नहीं है, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है, -50, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 225 जा, c इज इक्वल टू 25 इज माय करेक्ट आंसर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कैट। पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लिया, इक्वेशन 3 बना ली, और फिर इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लिया। सी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब क्वेश्चन 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और से सुनिएगा। क्वेश्चन 26 में कह रहा है अ ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 18 कैरेजेस। क्वेश्चन 26, a train consists of 18 carriages, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 18 कैरेजेस, हमारी ट्रेन में जो हम जिनको बोगियां कहते हैं, कंपार्टमेंट्स कहते हैं, वो समझ लें, 18 कैरेजेस हैं और देयर आर 700 पैसेंजर्स, टोटल पैसेंजर्स 700, ठीक है जी। अब आगे कहता है कि इन एनी ब्लॉक ऑफ 5 एडजेसेंट कैरेजेस देयर आर 199 पैसेंजर्स इन टोटल, मतलब आप ये 5 अगर डब्बे ले लो, इसमें 199 पैसेंजर्स आपको मिलेंगे, आप ये 5 डब्बे ले लो 199 मिलेंगे, आप ये 5 डब्बे ले लो 199 मिलेंगे, आप ये 5 डब्बे ले लो 199 मिलेंगे, ठीक है। कोई से भी अगर एडजेसेंट मतलब एक साथ वाले कोई से भी 5 ले लो, आप 1 2 3 4 ये 5 ले लो 199 मिलेंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है भाई, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी पैसेंजर्स आर देयर इन द 2 मिडिल कैरेजेस, 2 मिडिल कैरेजेस होंगे ये, देखो भाई 8 इधर छुट गए और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर छुट गए, 9 और 10 में कितने बंदे हैं ये बताना है हमें, पूरी बात ये है, ठीक है जी। अच्छा, लेट स्टार्ट। इन 5 में 199, और ये 3 और ये 2, इन 5 में 199, ठीक है, ये बात तो तय हो गई। तो जरा 700 में से इन 5 के 199 और इन 5 के 199 मैंने जब माइनस किए तो 199 होता है 398, 398 जब इसमें से माइनस हुए तो 302 बचा। किस किस का 302 बचा? 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं इनकी, 6 7 8 9 10 और 8 9 10, इसमें कितने हैं? 199, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं 9 10 11 12 13, तो इन 5 में भी कितने होंगे? 199, सही है। अच्छा, अब ये 302 है टोटल, ठीक है, टोटल ये है 302, और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दूं, 199 प्लस 199 ये बन गए 398, लेकिन इससे मसला क्या है, जो 9th एंड 10th जो हमें चाहिए ये डबल काउंट हो गए, डबल काउंटेड, ठीक है, देखे ना, ये 5 थे इसमें भी 9 10 आ गए, ठीक है, और ये 5 है इसमें भी 9 10 आ गए, सही है। यानी यहीं से शुरू किया था ये और ये यहाँ, तो ये डबल काउंट हो गए। हमें पता है कि ये 302 थे, ये सारे, ये जो सारे थे ये 302 थे, और डबल काउंटिंग की वजह से ये ज्यादा गए 398, तो ये डिफरेंस है, ये 9 और 10 का ही तो डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस है? 398 9th एंड 10th कंपार्टमेंट, 398 माइनस 302, ये जो डिफरेंस है ये इन्हीं का तो डिफरेंस होगा, 96 इज योर करेक्ट आंसर। एक दफा दोबारा समझा देता हूँ, ऑप्शन नंबर पहले लिख लें कौन सा है, डॉग, फिर एक दफा दोबारा सुन लें। भाई 18 डब्बे थे ट्रेन में,
700 बंदे थे टोटल, कोई से भी 5 एडजेसेंट डब्बे उठा लेंगे तो 199 पैसेंजर्स आपको उनमें बैठे हुए मिलेंगे, कोई से भी 5 एडजेसेंट होने चाहिए, लेकिन एक साथ होने चाहिए। ठीक है, मैंने सबसे पहले जरा कोनों वालों को तो साइड पे कर दिया, इसके 199 माइनस कर दिए, इन 5 के 199 माइनस कर दिए, बीच के 8 की कहानी बची। 20 के 8 की कहानी में मैंने ये किया, फिर भाई 302 बचे हैं मेरे पास पैसेंजर्स 20 के 8 डब्बों के लिए। ठीक है, मैंने 6, 7, 8, 9, 10 में कहा कि 199 होंगे, और फिर मैंने 9, 10, 11, 12, 13 में कहा कि 199 होंगे। तो ये टोटल मेरे पास आ गया 199 प्लस 199 398। लेकिन मेरे पास तो टोटल बंदे ही थी 302 थे, तो मैंने कहा यार कोई डबल काउंटिंग तो नहीं हो गई, तो मुझे पता चला हाँ यार 9, 10 डबल काउंट हो गया जो मुझे चाहिए। तो 9, 10 डबल काउंट हो गया, इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये 9th और 10th का ही तो डिफरेंस है, क्योंकि वो डबल काउंट होगा, एक दफा माइनस होंगे। तो वो डिफरेंस 96, मैंने कहा 9 और 10 डब्बे में 96 बंदे बैठे हैं। ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन 27, एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 80, एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 85। ठीक है, व्हाइल द सम ऑफ ऑल 5 नंबर्स इज 600। सारे 5 नंबर का सम क्या है, 600 है। इफ द थर्ड नंबर इज 125, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर्स। देखिए भाई, पहली बात तो ये हो गई कि 5 नंबर है, मैं कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, 5 नंबर है। ठीक है, फिर उसमें एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 85, A1 इंटू T1, दो नंबर की एवरेज 85 हो गई। ठीक है, इफ द थर्ड नंबर इज 125, तीसरा नंबर 125 हो गया। फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट टू नंबर, दो नंबर इधर हो गए, एक नंबर ये हो गया, 3 नंबर, आखिरी दो की एवरेज फाइंड करनी है, तो T3 तो 2 हो गया क्योंकि दो नंबर है, और ये मुझे X हो गया। अब यहां पे आती है कंबाइंड एवरेज। उसने मुझे कहा हुआ है कि इन सब का सम मिला के 5 नंबर्स का सम कितना है, 600। तो एवरेज निकालने के लिए मुझे सम डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, तो ये कंबाइंड एवरेज की जगह पे ये आ गया। 5 से 5 कैंसिल, 85 इंटू 2 क्या हो जाता है, 170, प्लस 125 इंटू 1 125, प्लस 2x इज इक्वल टू 600। 600 में से 170 और 125 माइनस होंगे जाके, तो 600 में से जब 170 माइनस हुए तो आ गया 430, 430 में से जब 125 माइनस हुए तो आ गया 305। 305 अपॉन 2 जब आप करेंगे तो याद आएगा 152.5। बॉल इज योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है एक्स ओमेगा, सिंबल्स का क्वेश्चन था, एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। तो कह रहा है कि 18 ओमेगा 9 क्या होगा। भाई जो काम इधर x की जगह पे 18 आ गया, रख दो x की जगह पे 18 इधर और इधर, y की जगह पे 9 आ गया, रख दो इधर 9 और 9। बहुत आसान हो गया। मैंने कहा था कोई भी मल्टीप्लाई ना करे इसको, कोई भी ना करे, 27 आ गया इधर। ठीक है, 9 1 जा 9 3 जा 3 1 जा 3 6 जा आंसर। देखा कितना फायदा हुआ मल्टीप्लाई ना करने के लिए, वरना कैलकुलेशन अपनी ही खुद अपने हाथों से मुश्किल कर लेते। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है भाई, 1.2 बी हो गए। फिर कह रहा है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर डिक्रीज बाय 20%, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 20% से कम हो गई, तो 0.8 गर्ल्स हो गई। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीज बाय 1, तो टोटल नंबर बी प्लस जी जो पहले थे वो 1 से बढ़ गए। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द न्यू टोटल। ठीक है, फाइंड द न्यू टोटल। अब देखें जब 1.2 बी में से ये बी आके माइनस हुआ तो ये बचेगा 0.2 बी। ठीक है, और ये 0.8 जी जब उधर जाके 1 जी में से माइनस होगा तो ये बचेगा 1 प्लस, एक मिनट, 0.2, 0.8 जी उधर जाके माइनस होगा तो 0.2 जी। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर दोनों तरफ 0.2 से जो है वो डिवाइड करा दूं, 0.2 0.2 0.2, तो ये v इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 0.2 इज 5 प्लस g बन जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल्स टू 5 प्लस g।
अच्छा, अब जो मेरे पास लोग थे, बच्चे थे, वो बॉयज और गर्ल्स हैं, बी प्लस जी। मैं यहाँ पे बी की वैल्यू अगर पुट कर दूं तो मेरे पास 5 + जी, तो मेरे पास आ जाएगा 2G + 5। ठीक है, तो मेरे पास 2G + 5 आ जाएंगे बॉयज एंड गर्ल्स। कितने आ जाएंगे? 2G + 5। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा सोचें, क्या कर सकते हैं हम? अब हम क्या करेंगे, ये जो B + G हमारे पास है, ये पिछले साल के बच्चे हैं। क्यों पिछले साल के बच्चे क्यों हैं? क्योंकि इस साल तो इसमें 1 ऐड हो गया ना, B + G + 1 होगा, इस साल एक बढ़ गए। ये पिछले साल के बच्चे हैं। तो उसने मुझसे कहा फाइंड द न्यू टोटल, फाइंड द न्यू टोटल। तो फाइंड द न्यू टोटल उसने बोला है, तो ऑप्शंस भी मुझे उसी के दिए होंगे न्यू टोटल के। और ऑप्शंस क्या दिए मैं? 22, 26, 29 और 31। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं ये 2G + 5 को इक्वल रखता हूं 22 के, ठीक है, तो मेरे पास जी आ जाएगा 17/2। तो जी गर्ल्स जो है वो डेसिमल में आ रही हैं। जब गर्ल्स डेसिमल में आ रही हैं तो वो कभी भी मेरे पास जो मैं चाहता हूं B + G + 1 नहीं होगा, वो डेसिमल में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो एप्पल काट दें। बॉल पे आ जाए, अगर मैं 2G + 5 को इसको 2G + 5 को, एक सेकेंड, अच्छा न्यू स्टूडेंट्स, तो हाँ न्यू स्टूडेंट्स +1 भी करेंगे तो ये 2G + 6 होगा। 2G + 6, ठीक है, तो ये 16 हो गया। 16/2, 8। अच्छा, तो डेसिमल में नहीं आया, ये 8 आ गया। ठीक है, लेकिन जब इसका 20% करेंगे, जब इसका 20%, आपको पता है कि ये जो है वो 20% से कम हुई है गर्ल्स। इसका 20% जब निकालेंगे तो वो आएगा 1.6। तो ये इसको डेसिमल में बना देगा, जबकि हमारे पास डेसिमल में नहीं है, हमारे पास तो एक्चुअल नंबर है। ठीक है, एक सेकंड, ये डार्क क्यों हो रहा है? ठीक है, अच्छा, तो ये डेसिमल में आ जाएगा। अब बॉल चेक करें, 2G + 6 = 26। तो जी मेरे पास आ गया 10, और अगर गर्ल्स 10 है तो बॉयज हो गए 16। ठीक है, गर्ल्स 10 है तो बॉयज हो गए 16। इसका मतलब इससे पहले क्या थे गर्ल्स और बॉयज? ठीक है, इसका मतलब इससे पहले क्या थे गर्ल्स और बॉयज? 25 थे। इसका मतलब इससे पहले गर्ल्स और बॉयज क्या थे मेरे पास? ये मुझे नहीं पता कि गर्ल्स अभी जो है वो क्या हो गई। एक सेकेंड, 6 वो हुआ, तो गर्ल्स हो गए 10 और बॉयज हो गए 16 लास्ट ईयर। ठीक है, तो इससे पहले मेरे पास ये अब 26 हो गए, बढ़ गए। पहले, इससे पहले पिछले साल की अगर बात करें तो मेरे पास 10 जो है वो गर्ल्स थी और 15 जो है वो बॉयज थे। ठीक है, तो अब एक से बढ़ के 26 हो गए। बाकी आप अगर चेक करेंगे 29 रखेंगे, इस पे भी आपको डेसिमल में आंसर मिलेगा। 29 - 6, 23/2, तो ये बन जाएगा 23/2, क्या बनेगा? 11.5। और अगर ये रखेंगे तब भी आपको डेसिमल में आंसर मिलेगा 25/2, 12.5। तो सिर्फ एक बॉल आंसर है जिसपे आपको सही आंसर मिल रहे हैं, क्योंकि बॉयज गर्ल्स डेसिमल में नहीं हो सकते। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स डेसिमल में नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर आपको आगे की और कोई कहानी नहीं समझ आ रही तो उसको छोड़ दें। बस आप ये देख लें कि एप्पल, कैट और डॉग पे बॉयज और गर्ल्स जो है वो नेगेटिवली डेसिमल में आ रहे हैं, और कभी भी ऐसी जानदार चीजें एनिमल, बॉयज गर्ल्स डेसिमल में नहीं हो सकते। ठीक है।
क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 30 में कह रहा है इन द फिगर ऑन द राइट ABC इज अ राइट ट्राइंगल। अच्छा पहले तो फिगर अब आपको बना के दिखा देते हैं इसमें, ठीक है। ABDECGF, ABC राइट ट्राइंगल बोल रहा है, ठीक है, ये कर दिया। ABD द स्क्वायर ऑफ एरिया 64 स्क्वायर इंचेस, ABDE एक स्क्वायर और 64 है, तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 64 L स्क्वायर, ठीक है। तो अगर L स्क्वायर 64 है, अंडर रूट लूंगा बोथ साइड, तो L आ गया 8, तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि BCGF, ये वाली फिगर BCGF इज 36 स्क्वायर इंचेस, और ये भी स्क्वायर है, तो 36 दोबारा वही काम करेंगे, 36 अंडर रूट लिया, L इज इक्वल टू 6 आ गया, तो ये 6, ये भी 6, ये भी 6, तो ये भी 6। तो फिर क्या बोल रहा है कि मुझे ट्राइंगल की लेंथ बता दो AC, ये बता दो। तो भाई आपने मोस्ट कॉमन रेशियोज पढ़े होंगे 3 4 5, उसी को मल्टीप्लाई बाय 2 करके किया हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। और पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 100, और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो हाइपोटेनस आ जाएगी 10। लेकिन क्यों निकाले मैं पाइथागोरस से, जब मोस्ट कॉमन साइड्स जो है वो की हुई है आपने याद, मोस्ट कॉमन रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5, 5 12 13, ये याद किए मैं ना, तो ये इसीलिए तो याद किए कि आसानी से जल्दी से सवाल हो जाए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 31, अ कार्गो कैरीज वाटर एयर एंड ड्राई फ्रूट्स, वाटर एयर और ड्राई फ्रूट्स, इफ वाटर इज थर्ड पार्ट ऑफ वेट ऑफ प्लेन एंड इट इज 600, थर्ड पार्ट अगर x अपॉन 3 थर्ड पार्ट और वो 600 है, टोटल वेट ऑफ द प्लेन कितना हो गया 1800, 1800 में से 600 तो चले गए किसको, वाटर को, तो एयर एंड ड्राई फ्रूट्स के लिए कितने बचे 1800 माइनस 600 वाटर के 1200 बचे। और एयर और ड्राई फ्रूट्स किस रेशो में, ए रेशो डी कितना हो गया भाई 2:3, तो एयर मालूम करके बता दो। तो हमें पता है भाई शेयर का फॉर्मूला रेशो अपॉन सम ऑफ रेशोस, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1200, क्योंकि 600 तो पहले से ही वाटर के चले गए, इन दोनों के लिए तो सिर्फ 1200 बचे थे, तो 5 1 5, 5 2 4 0, तो 480 जो है वो क्या कहते हैं उसका हो गया एयर के लिए एप्पल आंसर। क्वेश्चन 32 कह रहा है y इज इक्वल टू 50% ऑफ 50% ऑफ x, और फिर कह रहा है y% ऑफ x इज इक्वल टू 100, तो क्या मांग रहा है x बता दो, कह रहा है x बता दो, ठीक है। 1/2 1/2, तो ये होगा y इज इक्वल टू 4y, ये 2 2 इधर आ गया, 4y इज इक्वल टू x, एक इक्वेशन बन गई। और एक्स वाई इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, दूसरी इक्वेशन बन गई। एक्स मालूम करना है, वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4, ठीक है, ये इधर रख दी, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 100 इंटू 100, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 100 इंटू 100, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 4 0, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 जीरो की जगह आधे हो जाते हैं, जीरो 2 जीरो हो जाएंगे, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 200 इज योर करेक्ट आंसर, 32 का बॉल। ठीक है जी, क्वेश्चन 33, क्वेश्चन 33 में बोल रहा है द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस इज 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर ड्राइविंग व्हील
उसका जो है वो डायमीटर है। हाउ मैनी अप्रोक्सीमेट रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। भाई इसका मेरे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equals to 2 pi r, मतलब कि circumference multiply by n, where n is number of revolutions। ये तो उसने मांगा हुआ है, ठीक है, ये उसने मांगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसने देखे 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और अगर आप गौर करें तो ऊपर ये जो डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इसको 2 पाई आर को टू और आर होते हैं क्या, 2 और आर होते हैं डी, तो मैं पाई डी भी होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, अगर आप सबको पता हो तो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो पाई 140 ये तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो लाजमी मुझे ये जो 66 किलोमीटर पर आ रहा है इसको भी मुझे सेंटीमीटर पर मिनट में लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे रेवोल्यूशन पर मिनट पूछी है, रेवोल्यूशन पर मिनट पूछी है, ठीक है। तो ये किलोमीटर से जब सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा तो किलोमीटर से पहले मीटर में लेके आते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, और फिर एक मीटर में भी 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये ऊपर सेंटीमीटर में आ गया और नीचे सेकंड में नहीं ले आना, जो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 कर देते थे हम, नीचे सिर्फ मिनट में लेके आना है क्योंकि रेवोल्यूशन पर मिनट पूछी है उसने, ठीक है। तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, और 6 वन जा और 6 11 जा, तो ये 11 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया, एक जीरो कैंसिल हो गया था, ठीक है। पाई को अगर मैं खोल के लिख दूं तो 22/7 होती है वैल्यू, और 140, ठीक है, इज इक्वल्स टू ओम, इज इक्वल्स टू नहीं मल्टीप्लाई बाय एन। तो अगर मैं इस सबको इधर ले आऊं, एन निकालना है, इस सबको इधर ले आऊं तो 7 इधर आ जाएगा और 22 और 140 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं करता हूं जरा ये, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 वन जा 7 टू जा, 11 वन जा 11 टू जा, ठीक है, 2 वन जा 2 500 जा, 2 वन जा 2 250 जा, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 250 रेवोल्यूशन मेरा आंसर आ गया, जो कि बॉल आंसर है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसने मुझसे पर मिनट मांगा हुआ था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट इज द नंबर 4 टाइम रेसिप्रोकल ऑफ विच, 4 टाइम रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का 4 टाइम्स उसी नंबर के बराबर होता है, तो नंबर बताओ। तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, आपको कौन सा आंसर दिख रहा है, -2 तो दिख नहीं रहा, +2 दिख रहा है, एप्पल आंसर लगा दें। क्वेश्चन 35 कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ लोएस्ट 5 पैलिंड्रोम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। भाई पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, जिसको सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो सेम नंबर बने, जैसे 999, जैसे 101, जैसे 303, ठीक है। तो सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो सेम नंबर बने, तो कह रहा है लोएस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, लोएस्ट 5 डिजिट्स पैलिंड्रोम प्लस ग्रेटेस्ट 6 डिजिट पैलिंड्रोम। देखो ग्रेटेस्ट हमेशा एक ही होता है, अभी बताता हूं, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट पैलिंड्रोम, ये जो मैंने लिखा था ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट पैलिंड्रोम था ना, क्योंकि इससे आगे तो 4 डिजिट हो जाएंगे 1000, ठीक है, और ये सबसे ग्रेटेस्ट है और पैलिंड्रोम भी है, तो इसी तरह ग्रेटेस्ट 6 डिजिट पैलिंड्रोम भी 6 बार 9 हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे हो जाएंगे 7, सही है। अब बारी आती है लोएस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम की, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो कि 5 डिजिट पैलिंड्रोम, 5 डिजिट की सीरीज स्टार्ट कहां से होती है, 5 डिजिट की सीरीज स्टार्ट होती है इधर से 10,000 से, ठीक है। अब सोच लो जरा कि यार 10,000 से आगे कौन सा बनेगा, तो बहुत आसानी से आपको चल जाएगा 10101, देखो ये पैलिंड्रोम बन गया 10101, और उल्टा पढ़ दें 10101, ठीक है। तो बहुत इजी हो गया, ये हमें पता चल गया। अब देखो ये, अब हम इनको ऐड करना है, बहुत आसान, अब वो बच्चों की तरह नहीं करना, दिमाग से करना है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये है 9,99,999, इनमें ये एक ऐड कर दिया अगर, तो ये बन जाएंगे 10 लाख,
और ये जो एक ऐड किया 10,100 बच गए, ये पहले 101 थे, अब 100 बच गए। अब ये जब 10 लाख बन गए तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, ये बन गए 10,10,100, 10,10,100। एप्पल इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। आगे कहता है क्वेश्चन 36 में, m इज अ नंबर व्हिच गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइड बाय 7। बहुत आसान है। ऐसे सवालों में मैंने आपको मतलब आपको पता होगा कि क्या करते हैं कि जब 7 का टेबल पढ़ने को बोला तो 7 बंदा 7 करते हैं प्लस रिमाइंडर ऐड कर देते हैं, तो 10 वो नंबर हो गया जो m है, m हो गया 10। ठीक है। आगे कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3m-8, 3m-8 मतलब कि 3 10 मल्टीप्लाई हो रहा है -8, 3 10 30 -8 22। हाँ 22 के बारे में क्या बोल रहा है, डिवाइड बाय 9 जब होता है तो क्या रिमाइंडर होगा, 9 2 18 होता है, 4 रिमाइंडर, रिमाइंडर 4। बॉल इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। ठीक है। अब आगे बहुत ही एक आसान सवाल है, तेरा मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 36। मीन ऑफ 4 नंबर्स इज 36 और वो नंबर क्या है, 9 12 2 और x, 9 12 2 और x। तो x बता दो। 9 और 12 21, 21 और 2 23, 36 इंटू 4 144, x इज इक्वल्स टू 121। कैट इज योर करेक्ट आंसर। Two girls had money in a ratio of 5:3, girl A, girl B, 5:3। फर्स्ट वन बॉट समथिंग वर्थ 16,000, तो ए में से 16,000 कम हो गए, बी ने कुछ नहीं खरीदा, उसके बी है, 3:5 बन गया। व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट फर्स्ट एड, ए मालूम करना है। तो इक्वेशन बना लो, बी की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या आएगी, 3a/5, 5a माइनस 16,000 इंटू 5 हो जाता है 80,000 इक्वल्स टू 3, बी की वैल्यू रख रहा हूं डायरेक्ट 3a/5, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई 25a माइनस 80,000 इंटू 5, 4 लाख बन जाता है इक्वल्स टू 9a। 9 उधर जाके 16 है और ये 4 लाख इधर आके वो पॉजिटिव का, तो 4 लाख डिवाइड बाय 16। ठीक है। और 8 के टेबल से काट लो पहले, या फिर डायरेक्ट उसके टेबल 16 के टेबल से ही काटते हैं। 16 1 जा, 16 2 जा 32, ये 0 आ गया, 8 बचा था 80 हो गया, तो 16 5 जा। ठीक है। और 3 0 वैसे के वैसे आ गए, तो ए के पास पहले थे 25,000 रुपए, मतलब कि बॉल इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 39 कह रहा है 3x-y = 12, तो कह रहा है 8 है, 8 की पावर x डिवाइड बाय 2 की पावर y क्या होगा। 8 की पावर x को मैं 3 की पावर और 2 की पावर 3x लिख सकता हूँ, और बेसिस सेम है, वैल्यू ऊपर आएगी, 2 की पावर -y हो गई, पावर की साइन चेंज हो गई, और बेसिस सेम है तो वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 3x-y और 3x-y उसने मुझे दिया हुआ है 12, 2 की पावर 12 इज योर करेक्ट आंसर विच इज एप्पल। ठीक है। देखो रिक्वायर्ड पे भी काम किया करो, रिक्वायर्ड जितना सिंप्लीफाई हो सकता है किया करो, कभी कभार ऐसा भी आता है कि डायरेक्ट जो गिवन होता है वो बन जाता है रिक्वायर्ड। ठीक है जी। क्वेश्चन 40 बहुत ही आसान है, कह रहा है कि स्कूल है, उसके एंट्रेंस गेट 5 हैं और एग्जिट गेट 4 है, तो कितने तरीकों से आप स्कूल में एंटर और एग्जिट कितने अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं। ऐसे सवालों में हमेशा चुपचाप 5 into 4 20 वेस्ट कर देते हैं। और ऐसे भी सवाल आते हैं कि अगर आपका 3 जैकेट हैं, 4 शर्ट्स हैं, 5 पैंट्स हैं, 10 जूते हैं, तो क्या क्या आपके डिफरेंट आउटफिट्स हो सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोलते हैं इतने डिफरेंट आउटफिट्स हो सकते हैं। ठीक है। आगे कहते हैं मेकिंग द रेडियस डबल इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल एरिया बाय व्हाट नंबर। अच्छा, अब इसको यहाँ पे बोलना चाहिए था कि सर्किल की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रेडियस और भी चीजों में आता है, और भी कोन के, स्फीयर के, इनके फॉर्मूलों में भी आता है, तो सर्किल यहाँ पे उसको बोलना चाहिए था। खैर हमें पता है सर्किल की बात कर रहे हैं। मेकिंग द रेडियस डबल, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन 41, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर।
रेडियस को डबल करना है भाई। अक्सर बच्चे क्या करते हैं 2r² कर देते हैं, नहीं भाई r² को डबल नहीं करना, रेडियस को अंदर घुस के ब्रैकेट में डबल करना है, 2r फिर स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा πr² और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो असल फॉर्मूला क्या था, πr², इसको एक डब्बे में बंद कर दो, इसके साथ बाहर देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। यही उसने पूछा था कि मेकिंग द रेडियस डबल इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल एरिया, मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल एरिया बाय व्हाट नंबर, तो इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल एरिया बाय नंबर 4। डॉग इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 42 में कह रहा है अमजद हैज 6 टाइम्स एज मच मनी एज वर्दा। अमजद हैज 6 टाइम्स एज मच मनी एज वर्दा। ए एक्स वाई के झंझट में मत पढ़ना, अमजद का ए वर्दा का डब्ल्यू। इफ अमजद गिव्स 80 टू वर्दा, अमजद के पास से माइनस करो, वर्दा के पास ऐड करो। 80 इसके पास से गए, इसके पास आ गए। बोथ विल हैव इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी, ये लो भाई इक्वल हो गए। हाउ मच मनी डिड वर्दा हैव एट द बिगनिंग, डब्ल्यू फाइंड करना है, डब्ल्यू फाइंड करना है, ए की वैल्यू रख दो 6w, 6w में से w आगे माइनस होगा 5w, माइनस 80 उधर जाके ऐड होगा 160। एम क्यू लिख रहा हूँ, w इज इक्वल टू 160 अपॉन 5 कितना हो गया 32। 32 रुपए थे भाई वर्दा के पास, 32। ठीक है जी। क्वेश्चन 43 कह रहा था अ लाइव स्टॉक फार्म हैज ओनली चिकन एंड गोट्स व्हेन द मैनेजर ऑफ द फार्म काउंटेड द हेड्स ऑफ द स्टॉक इन द फार्म द नंबर टोटल अप टू 500। हेड, सर तो सबका एक एक ही होता है, ठीक है। तो क्या क्या था, चिकन और गोट्स, चिकन और गोट्स 500 थे। और कह रहा है कि हाउ एवर व्हेन द नंबर ऑफ लेग्स वर वाज काउंटेड द टोटल अप टू 1240, दे टोटल अप टू 1240। अब टांगे अलग अलग होती हैं, 2 टांगे होती हैं चिकन की और 4 टांगे होती हैं गोट्स की, तो 1240 बनी। हाउ मेनी गोट्स वर देयर इन द फार्म, गोट्स कितनी थी, ठीक है। जी फाइंड करना है तो सी को एलिमिनेट करना होगा, सी को एलिमिनेट करना होगा तो इनका कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 2c प्लस 2g इज इक्वल टू 1000 और 2c प्लस 4g इज इक्वल टू 1240, तो पहले से ही था। अब माइनस करवा दो इक्वेशंस को, माइनस करवा दिया, 2c कैंसिल, यहाँ से बचा माइनस 2g और यहाँ से बचा माइनस 240, माइनस माइनस कैंसिल, गोट्स आ गई 120, गोट्स आ गई 120। ठीक है, एक दफा देख लें अच्छी तरह। 44 कह रहा है सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 44 व्हाइल द सम ऑफ द अदर 3 साइड्स इज 40, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। भाई ये देख लो, ये लेंथ लेंथ होती है, ये विड्थ विड्थ होती है, तो या तो ये 3 साइड होंगी 2l प्लस w, और इनका क्या होगा 44, या फिर ये 3 साइड होंगी 2 बार एक सेकेंड, 3 एडजेसेंट बोला है क्या, सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 44, नहीं 3 एडजेसेंट नहीं बोला, तो या तो 2l प्लस w और 2w प्लस l यही हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है 40, तो क्या कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2l प्लस w, ठीक है जी। अब कुछ भी नहीं करना, किसी एक की वैल्यू निकाल लो, l की यहाँ से वैल्यू निकाल लो तो आएगी 40 माइनस 2w, पहला वाला एलिमिनेशन से किया था तो ये सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, तो 2l की वैल्यू 40 माइनस 2w plus w is equals to 44, 80 minus 4w plus w is equals to 44, 80 minus 3w is equals to 44, 80 minus 44 क्या हो जाएगा 36 अपॉन 3 is equals to w, जब ये 3w w उधर जाके माइनस से प्लस और 3 इधर डिवाइड, तो w आ गया 12, और w अगर 12 आ गया वो रख दो इधर, तो l is equals to 40 minus 2 12 24, तो ये आ गया 16, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 28, तो 28 इंटू 2 56, बॉल इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आखिरी सवाल क्वेश्चन
45. If P is the greatest prime factor of 330 and Q is the greatest prime factor of 130, what is the value of P minus Q? भाई इसका ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर बहुत आसान होता है निकालना, आपको पता है प्राइम फैक्टर्स, चलें देख लें, अगर नहीं भी पता तो वैसे तो पता होगा, अगर नॉर्मली भी पता चल जाएगा कि क्या होता है, वैसे खैर देख लें। 2 165 3 55 5 11 11 1, तो देखें 11 उसका ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर हो गया, 2 भी है 3 भी है 5 भी है, ये तीनों प्राइम है, लेकिन ग्रेटेस्ट क्या हो गया 11, तो P आ गया 11। Q इसका तो आप सबको पता चल रहा है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, 13 है इसका, 13 10 का होता है, 13 इसका प्राइम फैक्टर होगा, 11 माइनस 13 -2 इज योर करेक्ट आंसर, बॉल। ठीक है जी, जैसे सैयद मोहम्मद वासिक हुसैन साइनिंग ऑफ। उम्मीद है कि ये आपको जो है वो समझ आई होगी, ये जीटी हमने जो है वो सॉल्व करवाया है, कोशिश की है। ठीक है, अगर कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपको और उसका अच्छी तरह समझा दूंगा, या अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ लें वो क्वेश्चन एक, और इसके अलावा समझ आ गया होगा आपको इंशाल्लाह। तो कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, कीप सॉल्विंग जीटीज, कीप आस्किंग अस, हम आपकी मतलब दुआ करते हैं, मेहनत करते हैं कि आप सबका आईबीएम में इंशाल्लाह एडमिशन हो, और हमारी जो है वो मेहनत आपकी और हमारी रंग लाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गुड लक, आई विल कीप प्रेइंग फॉर यू, प्लीज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।